समस्त ऊर्जावान भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम प्रधानाध्यापक के भूमिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक से संबंधित हमने दो कंटेंट के ऊपर अध्ययन किया था। प्रधानाध्यापक की विद्यालय में भूमिका और दूसरा विद्यालय में प्रधानाध्यापक का महत्व एवं स्थान। इन दो कंटेंट के संदर्भ में हमने पिछली क्लास के अंदर विस्तार से अध्ययन किया। दोस्तों, मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि दूसरी यूनिट से संबंधित प्रधानाध्यापक से संबंधित जो कंटेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं के अंदर प्रधानाध्यापक से संबंधित विभिन्न कंटेंट को इंगित करते हुए एग्जामिनर परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो मैं सोचता हूँ कि अपन ये जो वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, निश्चित रूप से इनके अध्ययन के पश्चात प्रधानाध्यापक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि एग्जामिनर परीक्षा के अंदर पूछता है तो मैं सोचता हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आप पूर्ण तल्लीनता के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो नया कंटेंट होगा प्रधानाध्यापक से संबंधित, आज हम प्रधानाचार्य की नेतृत्व भूमिका, लीडरशिप रोल ऑफ प्रिंसिपल, इस कंटेंट के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक की किस प्रकार की नेतृत्व की भूमिका होती है। इस विषय वस्तु को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप पूर्ण एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ इन शैक्षिक वीडियो का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है तो आप पूर्ण सजगता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं, ऐसी मुझे आशा एवं विश्वास है। प्रधानाध्यापक की नेतृत्व भूमिका के संदर्भ में प्रधानाध्यापक की नेतृत्व भूमिका को प्रशासनिक नेतृत्व के रूप में माना जाता है। प्रशासनिक नेतृत्व का आशय व्यक्ति की उस कुशलता एवं योग्यता से होता है जिसमें वह प्रत्येक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करता है। सामान्य रूप में यह देखा जाता है कि एक विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था को एक प्रधानाध्यापक द्वारा पूर्ण परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात जो कार्य पुराने प्रधानाध्यापक के कार्यकाल में संपन्न नहीं हुए थे वह कार्य नवीन प्रधानाध्यापक के कार्यकाल में संपन्न हो जाते हैं, जबकि विद्यालय के संसाधनों में किसी भी प्रकार की वृद्धि एवं कमी नहीं हुई। अर्थात एक प्रधानाध्यापक अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा उसी कार्य को पूर्ण कुशलता एवं एकाग्रता के साथ सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करता है, जबकि उससे पूर्व जो प्रधानाध्यापक था निश्चित रूप से उसके नेतृत्व के अंदर किसी प्रकार की कुछ कमी रही होगी। तो वही संसाधन, विद्यालय के संसाधन, चाहे भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन, किसी भी संसाधन में किसी भी प्रकार की कमी एवं वृद्धि न होते हुए भी एक प्रधानाध्यापक जो कि कुशल नेतृत्व शक्ति से पूर्ण होता है, विद्यालय की सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है और विद्यालय को एक नवीन दिशा देने का कार्य करता है। जबकि इस प्रकार की स्थिति नवीन प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक नेतृत्व की ओर संकेत करती है, यानी कि इस नवीन प्रधानाध्यापक ने अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा, अपने कुशलतम रणनीति के द्वारा जो व्यवस्था पूर्व के प्रधानाध्यापक के कार्यकाल में थी, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और लोग एवं बालक एवं बालिकाएं, साथ ही स्टाफ भी ये कहने लग जाते हैं कि निश्चित रूप से अब विद्यालय की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी गतिविधियों के अंदर परिवर्तन आता है, निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक की कुशल नेतृत्व एवं उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि उस नवीन प्रधानाध्यापक द्वारा सभी कर्मचारियों की रुचि, उनकी रुचि के अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है और यदि वही कार्य व्यक्ति की रुचि के अनुरूप उस व्यक्ति को मिलता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कुशलता का परिचय देते हुए उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी एवं तल्लीनता के साथ करता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जो कार्य होगा वो निश्चित रूप से अच्छा होगा
और उसके परिणाम सकारात्मक होगा। और यदि व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी क्षेत्र के अंदर नहीं है और प्रधानाध्यापक के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर वो कार्य थोपा जाता है, तो निश्चित रूप से वो मना तो नहीं करेगा, कार्य को करेगा, लेकिन उचित योग्यता के अभाव में उस कार्य को वो कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता या करेगा, जिससे कि परिणाम सकारात्मक प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि उस नवीन प्रधानाध्यापक के द्वारा जो कार्य कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी की कोई भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार जो मानवीय संसाधन विद्यालय व्यवस्था में अरुचिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे अब वे मानवीय संसाधन पूर्ण रुचिपूर्ण ढंग से कार्य करने लगते हैं। यानी कि पूर्व के उदाहरण से हम समझते हैं कि पूर्व का प्रधानाध्यापक हर व्यक्ति को, चाहे उसकी इच्छा है या नहीं है, कार्य का आवंटन कर दिया। लेकिन कार्य का सिद्धांत ये कहता है कि रुचि के सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्य का आवंटन होगा तो निश्चित रूप से वो कार्य अच्छा होगा और उसका प्रयास सकारात्मक रूप से अच्छी दिशा में अग्रसित करेगा। तो रुचि के सिद्धांत के आधार पर यदि प्रधानाध्यापक कार्य का आवंटन करता है तो निश्चित रूप से विद्यालय के अंदर मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न करते हुए भी विद्यालय के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको उचित रूप से संपादित किया जा सकता है। साथ ही विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां संपादित होती है वो सुव्यवस्थित रूप से संपादित होगी। और विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां हैं सुव्यवस्थित रूप से संपादित हो रही है तो निश्चित रूप से वो विद्यालय निरंतर दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इससे विद्यालय की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। यानी कि उस विद्यालय के अंदर जो भी बालक एवं बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय का वातावरण यदि सकारात्मक है, यानी कि कुशल विद्यालय प्रधानाध्यापक के कुशल नेतृत्व के द्वारा विद्यालय का जो वातावरण था वो पूर्ण रूप से ऊर्जामयी एवं सकारात्मक बन गया है, तो निश्चित रूप से उस ऊर्जामयी एवं सकारात्मक वातावरण से उस विद्यालय के अंदर जो बालक एवं बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण एवं अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार के अनेक उदाहरण विद्यालय प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, राज्य स्तरीय प्रशासन हो या राष्ट्रीय स्तरीय प्रशासन हो, उसमें हम देख सकते हैं। प्रशासनिक नेतृत्व की क्षमता विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक दोनों में व्यापक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक के साथ साथ स्टाफ को भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करना अपेक्षित है। साथ ही स्टाफ के अंदर भी पूर्ण रुचि के साथ में, योग्यता के साथ में उन कार्यों को संपादित करने का जज्बा होना चाहिए, जिससे कि विद्यालय की प्रबंधन एवं नीति निर्माण संबंधी व्यवस्था सार्थक रूप से संपन्न हो सकेगी। प्रधानाध्यापक में नेतृत्व शक्ति का नितांत आवश्यक है। बिना लीडरशिप के प्रधानाध्यापक अच्छा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नेता होता है और नेता के लिए प्रथम आवश्यकता होती है कि उसके अंदर नेतृत्व क्षमता की गुण हो। यदि प्रधानाध्यापक के अंदर उचित नेतृत्व क्षमता की गुण होगा तो निश्चित रूप से अपने गुणों के द्वारा वो स्टाफ, विद्यालय, अभिभावक एवं समस्त क्रियाओं को नेतृत्व शक्ति के द्वारा संपन्न करने का प्रयास करेगा। इसी संदर्भ में एक प्रमुख विद्वान प्रोफेसर बोसिंग ने प्रधानाध्यापक के नेतृत्व के अंदर निम्नलिखित 6 विशेषताओं को इंगित किया है। यानी कि बोसिंग ने कहा है कि कोई भी प्रधानाध्यापक हो, लेकिन यदि वो उसके विद्यालय के अंदर अपने नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना है, विद्यालय को उचित दिशा निर्देश देना है, तो एक प्रधानाध्यापक के अंदर 6 नेतृत्व से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जिनकी संख्या उन्होंने 6 बताई है। ये प्रत्येक अध्यापक में होना आवश्यक है, तभी वो विद्यालय को उचित वातावरण प्रदान कर पाएगा। बोसिंग के द्वारा दी गई विशेषताओं को हम क्रमानुसार इस प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रधानाध्यापक में समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बिना सामाजिक नेतृत्व के विद्यालय को उचित दिशा प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए प्रधानाध्यापक में उचित सामाजिक नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह विद्यालय का सामाजिक जीवन से संबंध स्थापित कर सकेगा। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि विद्यालय के सामने नित्य नई समस्या आती रहती है। हर विद्यालय के अंदर हमेशा कोई न कोई समस्या आती है, तो अद्भुत कल्पना शक्ति वाला प्रधानाध्यापक ही इन समस्याओं का भली भांति निवारण कर सकता है। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई
कि प्रधानाध्यापक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानाध्यापक ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति एवं हर बालक एवं स्टाफ को महत्वाकांक्षी होना चाहिए विद्यालय व्यवस्था को लेकर के। तभी वो विद्यालय अधिक ऊंचाई के साथ में अच्छी विकास की दिशा में अग्रसर होगा और विद्यालय के अंदर जो वातावरण होगा वो पूर्ण ऊर्जा एवं सकारात्मक होगा, जिसका कि लाभ बालक एवं समाज को होगा। तो प्रधानाध्यापक में भी उचित महत्वाकांक्षता के गुण होने चाहिए। ऐसा प्रधानाध्यापक ही भविष्य के लिए नेताओं का निर्माण कर सकता है। चौथी विशेषता बोसिंग महोदय ने बताई थी कि प्रधानाध्यापक को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। केवल नेतृत्व क्षमता ही नहीं बल्कि शिक्षा निष्णात भी एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा भी वह स्टाफ को अपना उचित शिक्षण कार्य के लिए समय समय पर मार्गदर्शन दे सके, ऐसा शिक्षा विशेषज्ञ एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए। तथा प्रशासनिक क्षमता में भी उसमें कूट कट कर भरी होनी चाहिए। बिना प्रशासनिक क्षमता के वह विद्यालय को उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से पांचवी विशेषता उन्होंने बताई है कि उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर सके, क्योंकि विद्यालय के अंदर हर आयु, हर समाज, हर वर्ग, जाति, धर्म के लोग आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से प्रधानाध्यापक को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा संपर्क बनाए रखना आवश्यक होगा, तभी वो विद्यालय की समस्याओं का सही तरीके से निराकरण कर पाएगा। छठी और अंतिम विशेषता उन्होंने बताई कि प्रधानाध्यापक के सामने स्पष्ट रूप से एक सामाजिक तथा शैक्षिक दर्शन होना चाहिए, तभी वह विद्यालय को उन्नति की ओर उन्मुख कर सकेगा। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रधानाध्यापक की नेतृत्व भूमिका के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया है। मैं सोचता हूँ कि आपके समक्ष जो विषय वस्तु मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगली क्लास के अंदर हम प्रशासनिक नेतृत्व के जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।